दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में। पश्चिम बंगाल में 2 या 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं और वहाँ पर पिछले 15 साल से टीएमसी की सरकार है, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार है। और अभी भी लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से ममता बनर्जी सत्ता पे काबिज होने का पूरा चांस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से चाक चौबंद होकर पश्चिम बंगाल फतेह करने की तैयारी में दिख रही है। यहाँ तक कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी से कमर कसकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी दौर की शुरुआत कर दी है। यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 365 दिन मिलकर चुनाव की तैयारी में जुटी रहती है। चाहे वो कहीं भी चुनाव होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी शांत या आराम के मूड में नहीं दिखती है। भारतीय जनता पार्टी की यह खासियत बताई जाती है कि उसके जो रणनीतिकार हैं अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है, उनकी ये पूरी तैयारी रहती है कि अपने कार्यकर्ताओं को चैन की नींद नहीं सोने देते हैं। चाहे वो कहीं भी किसी ना किसी प्रदेश में चुनाव की तैयारी में जुटे रहते हैं। ऐसा पश्चिम बंगाल में इस बार ऐसा लगता है कि आमने सामने की टक्कर ममता बनर्जी और मोदी शाह के बीच में दिख रही है। लेकिन दोस्तों आपको पिछला चुनाव याद होगा कि किस तरीके से 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर इस तरीके का प्रचार प्रसार किया कि अब की बार 200 पार। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो उनके ये वादे और दावे पूरी तरीके से झूठे साबित हुए। वो ये बात दीगर है कि उनकी बहुत सारी सीटों पर सफलता मिली, लेकिन 200 का आंकड़ा वो छू नहीं सके। आपको मालूम है कि वो पिछली बार 77 सीट पाई थी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 सीटें हुआ करती थी। इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की और उनको उसके हिसाब से फल नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद वहां पर 75-77 विधायक आना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां मेहनत की, उसका रिजल्ट आम चुनाव यानी लोकसभा 2019 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में नहीं मिला। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। ये दिख रहा है कि और वहाँ के जो मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं उसके हिसाब से ये है कि जीत भले ना पाए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन टक्कर वो बहुत कड़ी देने वाली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं उनको डिवीजन पे सवाल पूछता हूँ तो वो चले जाता है इलेक्शन का फॉर्म 7 फिल करो। किसी का भी कोई कॉन्क्रीट जवाब, एक एक इशू जो हम लोग उठाए हैं, मैं सारे पत्रकारों के सामने बताना चाहता हूं। पहला तो हमने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस हैं, 1 करोड़ 36 लाख केसेस, और उसके अलग अलग 5-6 कैटेगरी बनाया गया है कि कुछ केसेस में पिताजी के साथ जो वोटर है उसका 15 साल का डिफरेंस है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी में डाला है। कहीं नाम में कोई स्पेलिंग एरर है इसलिए डाला है, कहीं सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए डाला है, कहीं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई एज डिफरेंस है तो डाला है, कहीं एड्रेस में कोई डिफरेंस है तो डाला है। लेकिन वो लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। कल रात को जब मैं दिल्ली आया तब मुझे पता चला कि AERO का जो लॉगिन है, ERO का नहीं, AERO, उस लॉगिन में पार्ट बाय पार्ट कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस अपलोड किए गए। लेकिन उसमें भी जो ऐप के थ्रू अपलोड किया गया, उस ऐप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, जो आज मैंने मीटिंग में बताया। जैसे ही आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के कोई केस में जाते हैं तो वहां पे 4 ड्रॉप डाउन आते हैं। एक आता है सेंड टू DEO, एक आता है जनरेट हियरिंग नोटिसेस, एक आता है फाउंड ओके, और चौथा आता है फाउंड इनएलिजिबल।
अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी किसी का केस ओके है और फाउंड ओके में दबाया जा रहा है, क्लिक किया जा रहा है, तो भी हियरिंग नोटिसेस जनरेट हो रहे हैं। की चर्चा चल रही है कि चुनाव आयोग जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जो कार्रवाई कर रहा है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है, ये शक किया जा रहा है कि वहां पर लगभग 55-60 लाख लोगों के वोट कर सकते हैं। एसआईआर के दौरान इतने लोगों को संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया है। इस बात को लेकर टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बातें और अपनी जो शंकाएं हैं उसको क्लियर करने के लिए जिस तरीके से चुनाव आयोग और टीएमसी के नेताओं के जो बीच में बैठक हुई उसमें हल कुछ नहीं निकला। अभिषेक बनर्जी ने मीटिंग करने के बाद ये प्रेस के सामने कहा कि चुनाव आयोग से जो बैठक हुई, जो बातचीत हुई, उसमें चुनाव आयोग उनके सवालों के जवाब ना देकर इधर उधर की बातों में समय व्यस्त किया और बहुत सारे मुद्दों पर उनसे सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा जवाब, माकूल जवाब नहीं दिया जिससे कि कहा जा सके कि चुनाव आयोग ने टीएमसी के नेताओं की बातों को ध्यान से सुना। बस इधर से उधर बातों को घुमाते रहे। ऐसे में मुख्य मुद्दा यह था कि एसआईआर के जरिए जिन लोगों के वोट काटने के लिए 55-60 लाख लोगों के वोट काटने के पीछे जो वजह बताई जा रही हैं, जब टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने उनसे इस बात की जानकारी मांगी और ये कहा कि जो सॉफ्टवेयर आप बिहार में यूज कर रहे थे उसको पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा आरोप था कि बिहार में ईआरओ और एईआरओ लिख कर देते थे तभी वोट करता था, लेकिन इस बार उसको वोटों की जो एसआईआर की रिपोर्ट जब सबमिट कर दी गई तो ये काम चुनाव आयोग अपने स्तर से कर रहा है, यानी कि दिल्ली में बैठे लोग अपने हिसाब से वोटरों का नाम लिस्ट से काट रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि किस तरीके से उन्होंने जो समस्याएं बताई कि कहीं बाप और बेटे की उम्र में फासला है तो उसको सस्पेक्ट बता दिया गया। बेटे और पोते का जो, बेटे और दादा का जो उम्र की बात है या पते की बात है या नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसे में भी वोटर लिस्ट में जिस तरीके से नाम की स्पेलिंग गलत है, पता गलत है, बस स्पेलिंग गलत के कारण भी बहुत सारे वोटरों का नाम काटा जा रहा है। जब चुनाव आयोग से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने इसका कोई सही व माकूल जवाब नहीं दिया, बल्कि बस गोलमोल जवाब देते रहे। इस बात को लेकर अभिषेक बनर्जी के मन में बड़ी इस मीटिंग को लेकर कोई खास खुशी नजर नहीं आई। उनको लगा कि टाइम वेस्ट हुआ। चुनाव आयोग ने एक तो बड़ी मुश्किल से टीएमसी के नेताओं से बातचीत करने का समय दिया और ऐसे में टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच में जो वार्ता हुई, बैठक हुई, लेकिन उसका कोई भी फायदा या कोई भी निचोड़ सामने नहीं आया। इस बात से अभिषेक बनर्जी और उनके साथ में गए 9 अन्य सदस्य चुनाव आयोग से के रवैये से काफी नाराज दिखे। To the people of my state, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। If he has the guts and gall, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. Here it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Ganesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and combat and rebut every point I am raising before the media and you today itself, without wasting any further time, rather than making selective leaks. After he is down on what I know after 8 p.m. in the night. What is stopping him? He thinks the people of Bengal are his subservient. He thinks people of Bengal and we parliamentarians and the
ministers, the MLAs or the MPs who have been elected by the people, standing in long queues by exercising their franchise? Are they bonded laborers? Are they slaves? Apart from 2 or 3 basic questions, he has failed to answer any of the valid questions we have raised. Why are you not able to make the logical discrepancies public? What is stopping you from issuing notifications barring the BLA2 from entering hearing venues? What is stopping you from decentralizing hearing venues? What is stopping you from issuing orders to give relief to old age people, especially senior citizens? Because as per the government standards, both state and center, senior citizens are the ones who are above the age of 60. And especially the ones who are living with medical conditions, who are medically vulnerable, who are living with comorbidities, PWDs. Why will they go in a hearing venue and wait hour after hour? Who will provide relief to them? They look up to the constitutional authorities of the country. It is your constitutional right to protect them, to give relief to them. You will wait what directions I receive from the PMO or the Home Minister's office, because this Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before he took over. Wasn't he the cooperative secretary? Who was the cooperative minister? What was the name of the cooperative minister and what is the name of the cooperative minister right now? It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative minister secretary is being sent as the Chief Election Commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. And this building, which the fathers of the constitutions have created, the constitution that the forefathers of the country has created, the constitution that Baba Saheb Ambedkar has made, he was sent on a mission to destroy the constitution and this institution. This is not a mere coincidence. 2021 के चुनाव में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को जिस तरीके से फूट पड़वाई, वहां के लगभग 30-35 विधायक और बड़े दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी को अपनी पार्टी में शामिल कराने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सफल रही। ये बात साफ हो गई कि जो उस टूट से तृणमूल कांग्रेस को थोड़ी बहुत परेशानी तो हुई, लेकिन वो खामियाजा उनको नहीं भुगतना पड़ा जो कि भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही थी। उन्हें लगा था कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो भगोड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, उससे तृणमूल बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। हाँ, ये बात है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सफलता मिली, वो सीटें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के लिए घातक हुई। वहां पर ना लेफ्ट को खोया हुआ समर्थन मिला और ना कांग्रेस को। कांग्रेस तो पिछले काफी सालों से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के सिर्फ ख्वाब देख रही है, लेकिन लेफ्ट जिस पार्टी की सरकार 35 साल तक पश्चिम बंगाल में रही, उस सरकार को ममता बनर्जी ने उलट के रख दिया। यानी कि 15 साल से तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में प्रभावी और सफलतापूर्वक सरकार चला रही है। लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि 15 साल बाद भी ममता बनर्जी के खिलाफ में ऐसी कोई बात या उनके रहन सहन या उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा जिससे ये कहा जा सके कि ममता बनर्जी के ऊपर कोई पद का लाभ लेने का कोई आरोप साबित नहीं हो पा रहा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती जा रही है। ये बात दीगर है कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से
पश्चिम बंगाल को फतेह कर लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो सके और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरे हो सकें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को आप बताएं, ताकि हम आपके सलाह के अनुसार, आपकी राय के अनुसार अपने वीडियो में शामिल कर सकें। नमस्कार। तो बंगाल चुनाव में ममता फैक्टर ये सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, और अगर कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इसके कुछ एक खास कारण है। सबसे पहला कारण देखिए, क्यों ममता बनर्जी अपने आप में एक पावरफुल फैक्टर बनती नजर आती हैं, तो यह है ममता की व्यक्तिगत लोकप्रियता। बंगाल उन्हें दीदी कहते हैं, और जिनकी छवि जनप्रिय नेता की है, जिसको विश्व बांग्ला और मां माटी मानुष से जब ममता बनर्जी जोड़ती है तो बंगाली अस्मिता के आगे हर दांव फीका नजर आने लगता है। दूसरी बात, ममता बनर्जी के सामने कोई मजबूत विपक्षी चेहरा नहीं है, यह सबसे बड़ी कमी। बंगाल बीजेपी में कई बड़े नेताओं की छवि मास लीडर की अब तक नहीं बन पाई है, इसका भी पार्टी को नुकसान होता है चुनाव में। एक और फैक्टर है उनका काम, जो राज्य में कल्याणकारी योजनाएं ममता बनर्जी की सरकार चला रही है, उनकी पहुंच दूर सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी टीएमसी को मजबूत बनाती है, जिनमें से एक बहुत अहम योजना है लौकी भंडार योजना। इसके अलावा महिलाओं का समर्थन दीदी को मिलता रहा है। खुद महिला मुख्यमंत्री का होना टीएमसी की पहुंच बंगाल की महिलाओं तक आसान बनाती है, और अल्पसंख्यकों का साथ, जिस पर इस चुनाव बहुत बड़ा दारोमदार होगा। 2021 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को जिस तरीके से फूट पड़वाई, वहां के लगभग 30-35 विधायक और बड़े दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी को अपनी पार्टी में शामिल कराने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सफल रही। ये बात साफ हो गई कि जो उस टूट से तृणमूल कांग्रेस को थोड़ी बहुत परेशानी तो हुई, लेकिन वो खामियाजा उनको नहीं भुगतना पड़ा जो कि भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही थी। उन्हें लगा था कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो भगोड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, उससे तृणमूल बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। हाँ, ये बात है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सफलता मिली, वो सीटें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के लिए घातक हुई। वहां पर ना लेफ्ट को खोया हुआ समर्थन मिला और ना कांग्रेस को। कांग्रेस तो पिछले काफी सालों से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के सिर्फ ख्वाब देख रही है, लेकिन लेफ्ट जिस पार्टी की सरकार 35 साल तक पश्चिम बंगाल में रही, उस सरकार को ममता बनर्जी ने उलट के रख दिया। यानी कि 15 साल से तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में प्रभावी और सफलतापूर्वक सरकार चला रही है। लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि 15 साल बाद भी ममता बनर्जी के खिलाफ में ऐसी कोई बात या उनके रहन सहन या उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा जिससे ये कहा जा सके कि ममता बनर्जी के ऊपर कोई पद का लाभ लेने का कोई आरोप साबित नहीं हो पा रहा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती जा रही है। ये बात दीगर है कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल को फतेह कर लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो सके और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरे हो सकें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को आप बताएं, ताकि हम आपके सलाह के अनुसार, आपकी राय के अनुसार अपने वीडियो में शामिल कर सकें। नमस्कार।